Students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay. If you have any problem regarding our last class topic, you can ask me now. अगर आपको प्रॉब्लम है, हमने जो लास्ट कंप्लीट करे थे टॉपिक्स, यानी ये चैप्टर कंप्लीट करा था, अगर इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत आई है तो अभी आप पूछ सकते हैं. Students, I'm waiting for your answer, your reply. Guys, हम फिर टेक अवे पॉइंट्स पर जाएंगे. नो मैम, नो प्रॉब्लम. ठीक है, तो फिर हम टेक अवे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं आज. Takeaway notes. International context or relations. In post-independence period, India faced many challenges to make a strong foreign policy. इंडिपेंडेंस मिलने के बाद में हमारी इंडिया जो है उसके सामने कई सारे चैलेंजेस आए थे, जैसे वो फॉरेन पॉलिसी को अपनी इम्प्रूव कर सके, स्ट्रांग बना सके, कि बाहर के लोगों से उसको कैसे डील करना है. Then, India shapes its foreign relations with an aim to respect the sovereignty of all other nations and to achieve security through the maintenance of peace. अब इंडिया ने अपनी फॉरेन रिलेशंस इस तरीके से शेप अप करे थे कि वो रिस्पेक्ट करेंगे सबकी स्वतंत्रता का, ठीक है, सबके जो बाकी नेशंस हैं उनका, ठीक है, और इसी के साथ ही अचीव करेंगे, इसी के साथ ही अपनी सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन करेंगे पीस के साथ में, ठीक है. ये इनका मेन एम था. In post Second World War period, world politics led to the division of countries of the world into two clear camps, one under the United States and the other under the Soviet Union. अब Second World War period जो था उसके बाद में क्या हुआ, जब वो ख़त्म हुआ उस दौरान जो पूरे दुनिया की पॉलिटिक्स थी वो दो डिविजन्स हो गए थे, दो कैंप्स बन गए थे उनके, जैसा कि हमने पढ़ा था चैप्टर में भी. वो दो कैंप्स कौन से थे, एक तो यूनाइटेड स्टेट्स का था और दूसरा था सोवियत यूनियन का, ठीक है. इसके अंदर जो भी कंट्रीज को ये हेल्प पहुंचा रहे थे या एड दे रहे थे किसी भी तरह का, तो वो इनके इन्फ्लुएंस में आकर के इन्हीं को सपोर्ट कर रही थी, ये हमने चैप्टर में पढ़ा था. देन वी हैव द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट. The Cold War era marked the political, economic, military confrontation at the global level between the two blocs led by the superpowers, the US and the USSR. अब कोल्ड वॉर एरा जो था उसके अंदर कई सारे चेंजेस आपको देखने को मिले थे, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो या मिलिट्रिकल हो, ठीक है, सब जो है ग्लोबल लेवल पर दो ब्लॉक्स के द्वारा चलाए जाते थे, जो दो सुपर पावर्स मानी जाती थी उस समय, उनके द्वारा वो लीड करे जा रहे थे. एक तो थी यूएसए और दूसरा था यूएसएसआर. Along with this, in other prevailing world politics, Indian leadership was in the direction to pursue its national interest with this international context. और दूसरी तरफ जो है, दूसरे ही वर्ल्ड मतलब दूसरी तरफ जो है वो इंडिया जो है अपनी किस तरीके से लीडरशिप को मेंटेन कर रहा था, ना तो वो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को सपोर्ट करता था, ठीक है, ना वो यूएस को सपोर्ट कर रहा था, ना वो यूएसएसआर, मतलब पूरी तरीके से मैनिपुलेटिव चीज़ें नहीं चल रही थी, जहाँ पर वो दोनों ही फ्रेंडली रिलेशंस जो है वो दोनों से मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था. लेकिन उस समय जो है यूएसएसआर जो था वो ज़्यादा करीब था इंडिया के, ठीक है. देन नेहरू का क्या रोल रहा है इन चीज़ों में, क्योंकि वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे. नेहरू एक्सरसाइज्ड फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम 1946 टू 1964. उन्होंने शुरू करी फॉरेन पॉलिसी 1946 से 1964 के दौरान. तीन मेजर इन्होंने फॉरेन पॉलिसी के अंदर चीज़ें डाली थी. The three major objectives of Nehru's foreign policy was to preserve the hard-earned sovereignty, protect territorial integrity, and promote rapid economic development. अब इनकी फॉरेन पॉलिसी के तीन मेन एम होते थे, ठीक है. पहली जो इनको
अपनी सोवनिटी यानी कि स्वतंत्रता एक तरीके से जनतंत्र जो इनको मिला था, ठीक है, उसको इनको प्रिजर्व करके रखना था कि कोई अब दोबारा से हमारे ऊपर आकर के राज नहीं करने लग जाए। उस चीज़ को उन्होंने प्रिजर्व करा बहुत ही, क्योंकि इनको हार्ड अर्न यानी कि बहुत मुश्किल से मिली थी ये चीज़। देन इनको अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करना था, ठीक है, प्रोटेक्ट करना था अपनी टेरिटरी को। देन फिर इनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मेंटेन करना था, प्रमोट करना था कि अच्छी सी ग्रोथ हो सके और इंडिया जो है वो एक डेवलप्ड नेशन की तरह जाना जा सके, उसके लिए बहुत काम कर रहे थे और यही इनकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी इंक्लूडेड था। Then, second point, despite the fact that many leaders from India wanted India to follow a pro US foreign policy, Nehru wished to achieve his objectives of foreign policy through the strategy of non alignment. अब कई सारे जो लीडर्स थे इंडिया के अंदर वो चाह रहे थे कि आप यूएस फॉरेन पॉलिसी की तरह ही अपने इंडिया को भी चलाएं, उसी का जो उन्होंने एक जैसे उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी सेट कर रखी है उसी तरीके से इंडिया भी उससे इन्फ्लुएंस होकर के काम करे। लेकिन नेहरू जो थे वो चाह रहे थे, उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी को बिल्कुल अलग तरीके से रखा, ठीक है, उन्होंने नॉन अलाइनमेंट को अपनाया कि ना तो वो इसको सपोर्ट करेंगे पूरी तरह से, ना वो उसको सपोर्ट करेंगे, ना कोई दूसरा जना आकर के हमें समझा सकता है, हम अपने हिसाब से काम करेंगे। वो इस चीज़ में विश्वास करते थे। अभी तक हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट और रिलेशंस, पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट एंड नेहरूज रोल। अगर इन 3 टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम आई है तो भी आप पूछ सकते हैं। नो मैम, नो प्रॉब्लम। ओके, बाकी बच्चे भी रिप्लाई करेंगे। नो मैम, नो प्रॉब्लम। ओके, ओके, गुड। देन डिस्टेंस फ्रॉम द टू कैंप्स, इंडिया ने जैसे कि हमने पढ़ा था कि दोनों ही कैंप से अपने आप को बहुत ही दूर कर लिया था, डिस्टेंस मेंटेन कर रखा था। India wanted to keep away from the military alliances led by US and Soviet Union against each other. The US was not happy about India's independent initiatives, the policy of non-alignment. India अपने आप को दूर रखता था मिलिट्री अलायंसेस से जो चलाए जा रहे थे, यूएस या सोवियत यूनियन, दोनों के एक दूसरे के खिलाफ ये कर रहे थे, ठीक है, और इंडिया इससे अपने आप को दूर रखता था। और यूएस जो है वो खुश नहीं था कि इंडिया ने अपनी इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव्स लगा दिए थे, यानी कि वो अपनी शुरुआत कर दी थी उसने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी की। तो यूएस से जो था वो उस समय इस चीज़ से हैप्पी नहीं था, कि वो चाह रहा था कि या तो हमारे साइड में आ जाए या सोवियत यूनियन के साइड में चले जाए, अपनी खुद से ये पॉलिसी जो इन्होंने चलाई है वो इसके फेवर में नहीं था। During 1950s, India took an independent stand on various international issues and could get aid and assistance from members of both power blocs. 1950 के दौरान इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट स्टैंड लेता है अपने इंटरनेशनल मैटर्स पे, और वो कोशिश कर पा रहा था कि वो ये कोशिश कर रहा था कि उसको दोनों तरफ से जो है, दोनों ही जो पावर ब्लॉक्स है उससे ही थोड़ा बहुत जो उसके मेंबर्स है या उनसे उसको थोड़ा असिस्टेंस मिल सके, मदद मिल सके। India's independent stand and her growing relations with USSR hurt the sentiments of USA. अब इंडिया की इंडिपेंडेंट स्टैंड लेना और उसके नज़दीकियाँ बढ़ना यूएसएसआर से, उससे क्या हुआ, यूएसए के सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए, यानी कि यूएसए को ये चीज़ पसंद नहीं आई। Therefore, there was a considerable unease in Indo-US relations during 1950s. इसीलिए 1950s के दौरान इंडिया और यूएस के रिलेशंस में थोड़ी सी अनईजीनेस आ गई, थोड़ा सा वो उनके रिलेशंस इतने फ्रेंडली नहीं रहे। Then we have Afro-Asian unity. Nehru era marked the establishment of contacts between India and other newly independent states in Asia and Africa. अब नेहरू का जो समय था, नेहरू का जो एरा था, उस दौरान क्या हुआ, उन्होंने कई अच्छे कॉन्टेक्ट्स बनाए इंडिया और जो अभी रिसेंटली नए नए देश जो हैं आज़ाद हुए थे उनके बीच में, और वो कहाँ के थे, एशिया और अफ्रीका के जो नई स्टेट्स जो अभी एकदम से इंडिपेंडेंस जिनको मिली थी उनसे इन्होंने रिलेशन मेंटेन करे अच्छे। Under the leadership of Nehru, India convened the Asian Relations Conference in March 1947. नेहरू की लीडरशिप के अंडर ही इंडिया ने ऑर्गेनाइज कराई, मतलब उन्होंने अटेंड करी एशियन रिलेशन की कॉन्फ्रेंस थी 1947 में, उसको उन्होंने लीड करा एक तरीके से। India supported the process of decolonization and opposed racism, especially apartheid in South Africa.
इंडिया सपोर्ट कर रहा था डीकोलोनाइजेशन को, कि इन्होंने जो इंग्लैंड वगैरह और यूरोपियन कंट्रीज ने जो कॉलोनीज बना दी थी वो हटाई जाए, उसको सपोर्ट करता था इंडिया। और साथ ही साथ ये रेसिज्म के खिलाफ भी जाता बोलता था, ठीक है, अभी भी है इस चीज़ को, इस चीज़ के लिए, रेसिज्म के लिए, जो कलर के ऊपर, आपकी बॉडी स्किन के ऊपर, बॉडी कलर के ऊपर जो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उसको रेसिज्म कहते हैं, ठीक है। उसके खिलाफ भी ये बोल रहा था। और स्पेशली ये जो साउथ अफ्रीका के अंदर अपार्थाइड की जो चीज़ चल रही थी, जहाँ पर सिर्फ वाइट्स को इम्पोर्टेंस दी जाती थी और ब्लैक्स और ब्राउन्स जो थे उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, उसके खिलाफ भी पूरी तरह से बोल रहा था उस समय। The Afro-Asian Conference held in the Indonesian city of Bandung in 1955, which is known as Bandung Conference, and marked the establishment of the NAM. एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस जो 1947 में कराई गई थी वो हुई थी इंडोनेशियन सिटी बैंडुंग में 1955 के दौरान। और फिर यही बैंडुंग कॉन्फ्रेंस जो है इसको माना गया कि इसी ने स्टेब्लिश करी है नैम, ठीक है। द फर्स्ट समिट ऑफ नैम वाज हेल्ड इन बेलग्रेड इन सितंबर 1961। और पहला जो समिट हुआ था नैम को लेकर के वो हुआ था बेलग्रेड में सितंबर 1961 में। देन पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। Independent India began its relationship with China on a friendly note, as India was one of the first countries to recognize the communist government. इंडिया ने शुरुआत से ही इन चाइना के साथ में बहुत अच्छा रिलेशन रखा था, फ्रेंडली रिलेशन रखा था, क्योंकि इंडिया पहला ऐसा नेशन था जिसने वहाँ की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को समझा था, ठीक है। Some of Nehru's colleagues, like Vallabhbhai Patel, were worried about possible Chinese aggression in future, but Nehru thought it was exceedingly unlikely that India will face an attack from China. इंडिया जो है वो काफ़ी अच्छे रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था, फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन कर रहा था। और इंडिया के जो लीडर थे उस समय, नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ के, तो उनके हिसाब से क्या था, ये लग रहा था कि इंडिया के ऊपर कभी भी चाइना अटैक नहीं करेगा। लेकिन जो नेहरू के ही कलीग थे वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने एक चिंता जाहिर करी थी कि आप चाइनीज अग्रेशन हमारे ऊपर हो सकता है फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में ये हम पे हमला कर सकते हैं, इस चीज़ के लिए हमें इंडिया को प्रिपेयर करना चाहिए। बट नेहरू जो थे वो इस चीज़ से पूरी तरह मना कर रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वो ज़्यादा ध्यान दे ही नहीं रहे थे। अभी तक किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am, no problem. No problem. Okay. Okay, cool. Some of Nehru's colleagues, like Vallabhbhai Patel, were worried about possible Chinese aggression in future. अच्छा, ये तो हो गया था। Panchsheel, the 5 principles of peaceful coexistence agreement signed between Indian Prime Minister Nehru and the Chinese Premier Zhou Enlai on 29th April 1954 was a step in the direction of stronger relationship between two. अब जो पंचशील अग्रीमेंट साइन किया गया था इसके अंदर 5 प्रिंसिपल्स थे कि ये शांति से दोनों देश जो हैं वो शांति मेंटेन करेंगे और वो साथ में एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि अपने देश को चलाएंगे, कोई फालतू यहाँ पर अग्रेशन नहीं दिखाया जाएगा, ठीक है। ये अग्रीमेंट हुआ था साइन, इंडिया की तरफ से नेहरू ने किया था, और वहाँ से चाइना की तरफ से उनके जो प्रीमियर थे झाओ एनलाई, उन्होंने किया था 29 अप्रैल 1954 को। ये माना जा रहा था कि ये एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है दोनों देशों के मजबूत रिश्ते को देखते हुए। Then Tibet, a plateau of the Central Asian region, is one of the major issues that historically caused tension between India and China. तिब्बत के कारण ही इंडिया और चाइना के बीच में थोड़ी टेंशन क्रिएट हुई थी, क्योंकि चाइना जो है वो कोशिश कर रहा था तिब्बत को अपने अंदर मिलाने की, या उसके अंदर चेंजेस लाने की, वहाँ की रिलीजियस उसको चेंज करने की, जिसके लिए उन्होंने फिर, क्योंकि वो उसका हिस्सा नहीं था और ये मानता था कि ये हमारा ही हिस्सा है, तो इस चक्कर में इंडिया चाइना, और फिर तिब्बत के जो स्पिरिचुअल लीडर थे दलाई लामा, उन्होंने रिफ्यूजी मतलब शरण मांगी थी इंडिया से, हेल्प मांगी थी, तो इंडिया ने एग्री कर दिया। तो इससे और चाइना जो है वो ज़्यादा चिढ़ गया और बोला कि यहाँ पर एंटी चाइनीज़ एक्टिविटीज़ हो रही है इंडिया के अंदर, और इससे इनके रिलेशंस में थोड़ी दिक्कत आई। After the Panchsheel Agreement of 1954, India conceded China's claim over Tibet. अब Panchsheel Agreement जो हुआ था 1954 के बाद में,
उसके बाद में चाइना जो क्लेम कर रहा था तिब्बत के ऊपर कि ये मेरे अंडर है और इसको मतलब ये हमारे हिसाब से चलना चाहिए, इनको ये हमारे अंदर मिलना चाहिए था, उस चीज़ को पंचशील एग्रीमेंट के बाद में इंडिया ने स्वीकार कर लिया था। ठीक है। Then, in 1959, the Tibetan spiritual leader Dalai Lama was given asylum by India, which worsened the relations between both the countries. अब क्या हुआ था? 1954 में इन्होंने मान लिया, इंडिया ने पंचशील एग्रीमेंट हो गया था, इसलिए इन्होंने मान लिया था कि ठीक है, चाइना का जो क्लेम था तिब्बत के ऊपर वो ठीक है, सही है। लेकिन 1959 के अंदर जब स्पिरिचुअल लीडर जो थे तिब्बत के, दलाई लामा, बहुत ही फेमस, उन्होंने जब इंडिया से हेल्प मांगी कि यहाँ की कंडीशंस बहुत ख़राब हो रही हैं और ये चाइना के जो लोग थे क्या कर रहे थे, वहाँ के जो मंक्स और मोनेस्ट्रीज थी उन पर हमला कर रहे थे, उनको गलत तरीके से ट्रीट किया जा रहा था। तो इसलिए जब इन्होंने, इनके जो लीडर हैं, उन्होंने हेल्प मांगी इंडिया से, तो इंडिया ने जब ये सारी चीज़ें देखी तो इंडिया ने उनकी हेल्प करने के लिए उनको हाँ बोल दिया। कई सारे लोगों को उन्होंने अपने उसमें शरण दी और इससे चाइना जो है वो पूरी तरीके से चढ़ गया। देन चाइनीज़ इन्वेजन है 1962 में, चाइना ने इन्वेजन कर दिया, घुस गया, घुसपैठ कर दी। चाइना एनेक्स तिब्बत इन 1950 में चाइना जो है तिब्बत पे हमला बोल चुका था एंड रिमूव्ड हिज हिस्टोरिकल बफर बिटवीन टू कंट्रीज, और जो हिस्टोरिकल चीज़ें थी दोनों कंट्रीज के बीच में उसको हटा दिया। द इशू ऑफ दलाई लामा एडेड फ्यूल टू द फायर। अब जो ये दलाई लामा ने जो रिफ्यूजी मांगी थी उससे भी एक आग में तेल डालने वाला काम हो गया था। China claimed two areas within the Indian territory, Aksai Chin area in Ladakh region of Jammu and Kashmir and state of Arunachal Pradesh. अब क्या हो रहा था यहाँ पर, जब चाइना जो है उसकी खिलाफ चला गया था इंडिया, मतलब एक तरीके से जब उसने रिफ्यूजी दे दी थी दलाई लामा को, तो चाइना ने क्या किया, इंडिया पर दो एरियाज पे, इंडियन टेरिटरी के अंदर जो दो एरियाज थे उस पर इन्होंने अपना हक जमाने की कोशिश करी। बोला कि ये हमारे को, मतलब चाइना को बिलोंग करते हैं ये एरिया। पहला था तो अक्साई चिन के नाम से जो फेमस है, लद्दाख का कुछ ही रीजन है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में, और दूसरा है अरुणाचल स्टेट जो है उसको, उसका, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी यानी कि नेफा, उसको इन्होंने अपने अंदर क्लेम किया था कि ये हमारे चाइना का रीजन है। China launched a swift and massive invasion in October 1962 on both the disputed areas. और 1962 में दोनों ही एरियाज पर इसने हमला बोल दिया, वहां से इन्होंने हमला कर दिया। China was dented India's image at home and abroad. चाइना ने जो ये चाइना का वॉर हुआ इंडिया के साथ में, उससे चाइना, इंडिया की इमेज पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा, एक डेंट पड़ा, यानी एक धब्बा पड़ा तरीके से, जैसे कि व्हीकल्स और चीज़ों में जब लड़ाई मतलब टक्कर होती है तो डेंट पड़ जाता है, उसी तरीके से यहाँ पे मेटामॉर्फिकली बोला जा रहा है कि इंडिया की इमेज पर नुकसान पहुंचा। इंडिया के अंदर जो लोग थे उस हिसाब से भी, और अब्रॉड जो इंटरनेशनल लेवल पे भी है, इंडिया की इमेज खराब हुई कि इंडिया स्टैंड नहीं कर पाया इस तरह की लड़ाई चाइना से। The Sino-Indian conflict and the growing rift between China and Soviet Union created irreconcilable differences within the Communist Party of India, and the pro-USSR faction remained within the CPI and moved towards closer ties with the Congress. साइनो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट जो है उससे क्या हुआ, चाइना और सोवियत यूनियन के बीच में भी बहुत दिक्कतें आई, ठीक है, वो कभी ना सॉर्ट आउट होने वाली चीज़ें थी। और जो इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके अंदर भी ऐसे लोग थे जो चाइना को सपोर्ट कर रहे थे, तो इससे इंडिया के अंदर भी थोड़ी दिक्कतें आ गई थी। और जो प्रो यूएसएसआर फैक्शन था जो सीपीआई के अंदर था, ठीक है, वो क्या कर रहा था, वो धीरे धीरे कांग्रेस की तरफ मूव कर रहा था, यानी कुछ लोग जो थे वो कांग्रेस की तरफ मूव कर रहे थे। अभी तक किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am, no problem. ओके No problem, ma'am. It is clear. ओके बेटा। Then wars and peace with Pakistan. The conflict started with Pakistan just after independence over the dispute on Kashmir. अब जो पाकिस्तान से जो दिक्कतें हुई थी वो कश्मीर को लेकर के शुरू हो गई थी, और वो पार्टीशन के दौरान से ही शुरू हो गई थी। जब इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हुए थे तभी ये कश्मीर को लेकर के तब से ही लड़ रहे हैं।
The India-Pakistan Indus Waters Treaty was signed by Nehru and General Ayub Khan in 1960, which has worked well despite all ups and downs in the Indo-Pak relations. India-Pakistan Indus Water Treaty साइन की गई थी नेहरू और जनरल अयूब खान के द्वारा 1960s में, और तब से ये काम कर रही है, भले ही इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस कितने भी अच्छे और कितने भी बुरे होते जा रहे हों, अभी तक ये चीज़ मेंटेन्ड है. In April 1965, Pakistan launched an armed attacks in Run of Kutch area of Gujarat, which was followed by a bigger offensive in Jammu and Kashmir in August-September. 1965 में पाकिस्तान ने रन ऑफ कच्छ एरिया जो है गुजरात का, वहां से हमला करा, और फिर उसके बाद में जम्मू कश्मीर में भी हमला कर दिया था अगस्त-सितंबर में. Hostilities came to an end with the UN intervention. Indian Prime Minister Lal Bahadur Shastri and Pakistani General Ayub Khan signed the Tashkent Agreement brokered by the Soviet Union in January 1966. अब जो ये लड़ाई चल रही थी, ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, उससे हुआ क्या, ये कब खत्म हुई, जब यूएन ने इंटरफेयर किया इस मैटर के अंदर, और लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल जो थे अयूब खान, उन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया, ताशकंद अग्रीमेंट, जो किसने करवाया था इनके, किस चीज़ के किसने सजेस्ट किया था, सोवियत यूनियन ने सजेस्ट किया था 1966 के दौरान. तब इनकी हॉस्टिलिटीज जो है वो खत्म हुई थी, यानी कि इनकी जो शत्रुता है वो एक तरीके से उस पर पॉज लगा, उस वॉर पे. देन फिर हुआ बांग्लादेश वॉर. बांग्लादेश वॉर हुआ था 1971 में. इन अ ड्रामेटिक इंटरनल पॉलिटिक्स ड्यूरिंग 1970 द ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तानी रूलर्स वर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द डेमोक्रेटिक वर्डिक्ट. अब जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड था, ईस्ट और वेस्ट. पाकिस्तान जो ईस्ट वाला हिस्सा था उसको आज के ना आज अगर आज की प्रेजेंट उसमें देखा जाए तो उसको बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है. अब वो क्या, वहाँ की बहुत ही ड्रामेटिक पॉलिटिक्स चल रही थी, अलग ही सिचुएशंस चल रही थी 1970s में. वहाँ के जो रूलर्स थे वो एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहे थे डेमोक्रेटिक वर्डिक्ट को, ठीक है. वेस्ट के जो थे वो नहीं चाह रहे थे कि डेमोक्रेसी को माना जाए, ठीक है. थ्रू आउट 1971 इंडिया हैड टू बेयर द बर्डन ऑफ अबाउट 80 lakh refugees who moved to East Pakistan and took shelter in the neighboring areas in India. 1971 के दौरान इंडिया को बर्डन झेलना पड़ रहा था. करीब 80 लाख रेफ्यूजीज जो है वो ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया के आसपास के पड़ोसी एरियाज में आ गए थे शरण लेने के लिए. तो उनका भी इंडिया को ही देखना पड़ रहा था शरणार्थी की तरह, क्योंकि वो आ गए थे इसलिए. After months of diplomatic tension, military buildup, and a full-scale war between India and Pakistan broke out in December 1971. और कुछ महीनों बाद जो ये टेंशन है ये एक वॉर की तरह चेंज हो गई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में. On 3rd July 1972, the Shimla Agreement was signed between Indira Gandhi and Zulfikar Ali Bhutto. और 1972 में शिमला अग्रीमेंट साइन कराया गया इंदिरा गांधी और जुल्फिकर अली भुट्टो के बीच में. So we'll only have 2 minutes left. We'll continue this Yes, takeaway ma'am. points tomorrow. I'm going to send you link for your history class. Okay? Okay, ma'am. Okay, students. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, Yes. Thank you, ma'am. ma'am, ma'am, Yeah. हाफ ईयरली एग्जाम कब से है? अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है. जैसे ही आएगी आपको बता दिया जाएगा. ओके मैम. Okay. थैंक यू मैम. Welcome.